Okay guys, now we'll start with pastel. Come to page number 2.13. 2.13 पे आना. ये पेस्टल ना अमेंडमेंट है. ये जिसका 2016 का एडिशन है ना बुक का, उसकी बुक के अंदर भी पेस्टल नहीं है. पेस्ट तक छोड़ दिया था. माइकल पोर्टस 5 फोर्स मॉडल भी नहीं है. मयूरेश तेरी बुक में नहीं था, वो वाला पार्ट नहीं था. तो पेस्ट तक था, यानी कि सिर्फ ये जो अपन ने पार्ट पढ़ा ना अभी, कौन सा पार्ट अभी अपन ने, अल्टरनेटिव प्लान्स, कंटिंजेंट प्लान जो अपन ने पढ़ा, बस इतना ही था पुराने मॉड्यूल के अंदर. पुराना मतलब 2016 का ही सिलेबस के अंदर था, लेकिन ये बाद में अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने पेस्टल डाल दिया है. तो एडिशन क्या क्या हुआ है, सिर्फ ई और एल इसके अंदर ऐड किया उन्होंने, इन्वायरमेंटल और लीगल, और इसके अलावा माइकल पोर्टर 5 फोल्स मॉडल. और वो मॉडल इजी है बहुत ज्यादा समझने के लिए. सो विल स्टार्ट विद दिस पेस्टल. इसके अंदर से मैं पहले 4 तो सिर्फ रीड करने वाला हूँ. PEST तो मैं सिर्फ रीड करने वाला हूँ, ई और एल में समझा दूंगा. Pestel framework shows some of the macroeconomic influence which might affect the organization. It focuses on 6 principal component of the strategic significance in macro environmental, namely. अब पेस्टल का फुल फॉर्म क्या है? P stands for political, E stands for economic, S stands for social, T stands for technology, E stands for environmental and L stands for legal. ठीक है, तो E और L एडिशन हुआ इसके अंदर. पॉलिटिकल के अंदर क्या था, वहां पे याद करो. पॉलिटिकल के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था? government, their regulation, fiscal policy, taxation policy, the state of we can say political state, कि political state unrest है कि normal है, many other things like यहाँ पे और दे रखा है इन्होंने, पॉलिटिकल फिलोसफी, आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल पार्टी, सेंटर ऑफ पावर एक्सेट्रा. अच्छा, इसके अंदर एक और चीज ये भी क्लियर होती है ना पॉलिटिकल के अंदर, टाइप ऑफ इकोनॉमी कैसी है अपनी. इट इज ऑल्सो कवर्ड इन पॉलिटिकल. अपन सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, वो यहां से क्लियर होता है. सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? सोशलिस्ट फाउंडेशन में किया होगा तुमने, नो डाउट पढ़ा होगा, फाउंडेशन में होगा. अरे हाँ, इकोनॉमिक्स के अंदर होगा. मैक्रो था क्या? हाँ, फिर ऑब्वियसली उसमें था ये सोशलिस्ट. वहां पे एक सेंट्रल रूलिंग अथॉरिटी रहती है. पढ़ा होगा तुमने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये चीजें होगी. नहीं थी इकोनॉमिक्स में? थी या नहीं थी? थी. तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या रहता है? गवर्नमेंट का रूल भी रहता है और प्राइवेट पार्टीज भी रहती है. कैपिटलिस्ट में सिर्फ प्राइवेट पार्टीज रहती है, और सोशलिस्ट के अंदर गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी रहती है. तो वो भी पॉलिटिकल फैक्टर में आता है. वो डिटरमाइन करता है. इफ यू वांट टू नो, इफ यू वांट टू स्कैन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वी वेर यूजिंग पेस्ट एनालिसिस. अभी वो पेस्ट का पेस्टल हो गया है. टू स्कैन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वी वर यूजिंग अर्लियर पेस्ट, अब पेस्टल यूज करने वाले हैं. पुराने पॉइंट पेस्ट के तुमको बोरो करने हैं. तो इसके अंदर एक टाइप ऑफ इकोनॉमी भी ये फैक्टर आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया, बिजनेस साइकिल हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ऑल मैक्रो फैक्टर्स रिलेटेड टू इकोनॉमी. समझ में? एक बार रीड कर लेते हैं. इकोनॉमिक कंडीशन अंडर जनरल इकोनॉमिक क्लाइमेट एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स सच एज बिजनेस साइकिल, GDP, GNP, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्पोजेबल इनकम, कंडीशन ऑफ मार्केट फॉर स्टॉक एंड बॉन्ड, एनीथिंग, ऑल दोस थिंग्स आर कवर्ड इन इकोनॉमिक. तो यहाँ पे तो बहुत सारे एग्जांपल लिखे, जितने तुमको याद है उतने लिख देना. ठीक है अनिकेत. नेक्स्ट इज सोशियो कल्चर. Socioculture. Socioculture force includes societal values, attitude, culture, population, demography, income distribution, social mobility, lifestyle change, attitude to work and leisure, consumerism, level of education, etc. Socioculture forces vary by local and change over time. सोशल फैक्टर में अपन ने वहां कौन कौन से फैक्टर पढ़े थे, एक बार चलो तो पेज नंबर 1. सोशल फैक्टर आना पेज नंबर 1 पे. अपन ने यही सारे फैक्टर पढ़े थे. सोशल फैक्टर इंक्लूड ट्रेंड इन पॉपुलेशन, डोमेस्टिक मार्केट, कल्चरल ट्रेंड, डेमोग्राफी एक्सेट्रा. यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स बढ़ा दिए हैं. व्हाट दे आर सेइंग, सोशियो कल्चर ये जो फैक्टर है, तुम्हारा जो सोशल फैक्टर है, इट वेरी फ्रॉम लोकल, यानी कि जगह टू जगह वेरी करता है. अभी तुम गुड़ी पाड़वा मनाते हो, लेकिन पंजाब में गुड़ी पाड़वा नहीं मनाते.
ओ क्या, ओ नहीं मनाते हैं वो लोग। अच्छा वहां पे बैसाखी मनाते, तुम लोग मनाते कि बैसाखी नहीं मनाते? तो वो डिपेंड करता है, अब तुम्हारा प्रोडक्ट ही ऐसा है कि तुम वो गुड़ी पाड़वा का सामान बेचते हो, साड़ी बेचते हो, वो लोटे वगैरह बेचते हो। अब पंजाब में तो तुम्हारा ये चलेगा नहीं, बराबर है? तो तुमको देखना पड़ेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्कैनिंग के लिए, सोशल कल्चर देखना पड़ेगा। अब पता चला तुम लोग ट्रेंडी क्लॉथ्स बेचते हो, क्रॉप टॉप बेचते हो तुम लोग, ऐसा क्रॉप टॉप, और तुम बेच रहे हो ये सातारा में जहाँ पे सब रिटायर्ड लोग 60+ पॉपुलेशन वाले लोग रहते हैं, चलेगा क्या वहां पे? नहीं। तो तुम्हारा कल्चर वैसा है, सोशियो कल्चर वैसा है। It affects the areas of mission and objective setting and decisions related to product and market। अब तुम लोग जिद्दी हो कि हमें सातारा भी छोड़ के जाना नहीं है और कुछ तो बिजनेस करना है वहां पे। प्रणव दरवाजा खींच ले। अपने को सातारा भी छोड़ के जाना नहीं है और बिजनेस भी वहीं करना है, फिर क्या करोगे तुम? क्या बिजनेस करोगे वहां पे? कंदी पेड़े बेचोगे पहली चीज, सातारी कंदी पेड़े सुप्रसिद्ध। खाए किसी ने सातारा कंदी पेड़े? मुझको तो कुछ अलग नहीं लगता, नॉर्मल पेड़े जैसा भी नहीं लगता वो तो। कहाँ मीठा रहता है? थोड़ा सा कम मीठा लगता है उल्टा वो मुझे। सही बात है, बात उसने सही पकड़ी, रिटायर्ड लोग हैं, ज्यादा मीठा तो दे नहीं सकते उनको। हाँ हो सकता है एक रीजन, पॉसिबल रीजन कैन बी दिस। मैं इतने साल सातारा में, मैंने सोचा नहीं कभी वो मलाई पेड़े वगैरह पसंद है मुझे, तो वो कम मीठा रहता है। ठीक है, लाटकर का वहां पे बहुत ज्यादा चलता है। कि, किसकी चाय? हाँ वो 5 स्टार की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या बोल रहा है? कहाँ पे? सातारा में? अच्छा क्यों चलेगा तुझे ऐसा लग रहा है? अरे लेकिन बुढ़े लोग अपनी बीवी से ही चाय बनवाते रहते, घर के बाहर जाते ही नहीं वो। हाँ वो एडवेंचर तो है उनके लिए। अब क्या पिलाएगा, क्या ठर्रा पिलाएगा उनको? उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जल जाएगा। गवती चाय चल। नहीं पिए तुमने? गवती चाय नहीं पिए तुम लोगों ने? फिर तो छोड़ दो ना, अब क्या। अब छोड़ दो फिर, बता के भी क्या मतलब? तुम्हारे नॉर्मल चाय भी तुम्हारे लिए तो कुछ बड़ी सरप्राइजिंग चीज होगी। कभी नहीं पी तुमने चाय? एक बार बस? 3 बार बस? हमने कम से कम 30,000 कप पी लिए होंगे आज तक, इतने इतने लाइफ में। 30,000 तो ज्यादा बोले, हजार, 2-3 हजार तो पी लिए होंगे अब तक। हाँ, 3 मतलब काउंट भी नहीं करने लायक है, इससे ज्यादा तो जहर पी लेता है इंसान। एसिडिटी बहुत बढ़ती है चाय से। हाँ वही एसिडिटी, भूख मर जाती है उससे, प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ तो चलो ठीक है, अब क्या करेगा तू वहां पे? चाय वगैरह बेचेगा, और क्या बेचेगा? हाँ गवती चाय वगैरह, चाय की वैरायटी ले आए। धोती, धोती। हाँ धोती बेचेगा, और लकड़ी। हाँ वो क्या जंगल में चले जाते एक बार और झाड़ से तोड़ के ले आते, और उस चश्मे की दुकान डाल दी, ठीक है। और पत्ते, वाचनालय खोल दोगे उनके लिए। तो अब अकॉर्डिंगली तुम्हें अपने मिशन और विजन ड्राफ्ट करेंगे। मुझे सिर्फ इतना ही बताना था तुम्हें कि एरिया के हिसाब से तुम्हें अपने मिशन और ऑब्जेक्टिव्स ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, सोशियो कल्चर के हिसाब से। अगर तुम्हारी तुम समझो यूएस में हो, यूएस के अंदर भी लास वेगस में हो तुम, अब लास वेगस में क्या बेचोगी? गलती चाहे तो चलेगी नहीं वहां पे। लॉस वेगस, 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 वेगस मालूम? वेगस मालूम किसी को? देखो तो सब मालूम है, देखो मालूम है वेगस? वेगस नहीं मालूम? हाँ मूवी में देखा है। हाँ मूवी में ही देखा है सबने। जगह का नाम है। वहां पे क्या बोलते हैं, कसिनोज हैं, नाइट लाइफ वगैरह होती है। अब क्या वहां पे जो चीजें फेमस है वो कई बार अपने इंडिया में बेचते नहीं अपन। कोकेन वगैरह तो नहीं है।
मतलब चल तू वेगस में, वहां पे धोती धोतर तो बेच नहीं पाएगा, गवती चाय तो बेच नहीं पाओगे। अच्छा वेगस के बारे में ऐसा है कि वो दिन भर वेगस सोता है, वेगस मतलब सिटी दिन भर सोती है और रात भर जागती है, वो उल्टा है वहां पे लोग नाइट लाइफ एंजॉय करने जाते हैं। करने तो हाँ, तो वही बेचना पड़ेगा। ठीक है, उस तो फिर तुझे अपना मिशन अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट करना पड़ेगा। नाउ टेक्नोलॉजी, PEST, टी के अंदर टेक्नोलॉजी के देखना है अपने को। दिस रिलेट टू द नॉलेज अप्लाइड एंड मटेरियल एंड मशीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजिकल चेंज कैन एनकरेज द बर्थ ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। नैनोटेक, नैनोटेक सुना है क्या तुमने? नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मतलब छोटा, टेक्नोलॉजी तो वो छोटी छोटी चिप्स के अंदर। क्या कोई है साइंस वाला तुम में से, किसी के भाई बहन दोस्त वगैरह साइंस वाले? नहीं। नैनोटेक के अंदर बेसिकली चिप लेवल पे काम होता है, बहुत छोटे लेवल पे काम होता है, और जिसके थ्रू कुछ बड़ा सा, क्या मालूम क्या करते हैं, कुछ तो करते हैं वो नैनोटेक वाले। और ये ग्रोइंग एरिया है। द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन रिसर्च, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री फोकसेस ऑन टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स, new discoveries, development, transfer, rate of obsolescence and pace of technological changes and technological development that have potential for a wide range effect on society such as genetic engineering and nanotech. In short मैं तुमको बोलूं, whatever you know about technology यहाँ पे लिख देना। दो वर्ड बस मैं स्पेसिफिकली चाहता हूं तुम लिखो तो तुम्हारा आंसर एकदम उठ के दिखे। पहला एक लिखना नैनोटेक और दूसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर? कुछ तो होता है जो तुम्हारे जीन्स के साथ, जीन्स लेवल पे एकदम डीएनए लेवल पे कुछ डेवलपमेंट करते हैं। तो ये दो चीजें इसके अंदर लिखना। बाकी तुम्हें जो चीजें मालूम है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, न्यू टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितने वर्ड्स लिख सकते हो लिख देना। बट आई वांट दीज टू स्पेसिफिक वर्ड, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। यहाँ पे वैसे लास्ट लाइन में दोनों वर्ड एक साथ दे रखे हैं। ठीक है। अच्छा अब पेस्टल के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट नए वर्ड आए, एक आया इन्वायरमेंटल और दूसरा है लीगल। जब पेस्ट आया था ना, पेस्ट एनालिसिस, तो बहुत पहले एनालिसिस किया था पेस्ट एनालिसिस, उस टाइम पे इन्वायरमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी और लीगल को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी थी। लेकिन आज तुम अगर देखोगे कोई भी कंपनी को अपना प्लांट डालना रहता है बड़ा प्लांट, तो उसको इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। मालूम है तुम लोगों को ये? अब अगर तुम्हें डैम है, तुम्हें कोई प्रोजेक्ट लेना है, तो सबसे पहले तुम्हें इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट की, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की ना क्लियरेंस रिपोर्ट लेनी पड़ती है। एक कोई भी प्रोजेक्ट अगर सैंक्शन करवाना रहता है तो मल्टीपल डिपार्टमेंट का सैंक्शन लेना पड़ता है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या करते थे, जो लैंड देखा उसके ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देते थे। पर अब जरा सोचो कि अगर तुम ऑयल रिफाइनरी अगर कहीं डाल रहे हो तो वो तुम्हारे सी बेड को, रिवर बेड को पोल्यूट करने वाली है, जिसके कारण तुम्हारे मरीन लाइफ को अफेक्ट होने वाला है, और इंटर्न जो ह्यूमन उस चीज को कंज्यूम करते हैं वहां अफेक्ट होने वाला है, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। दूसरी बात है, अमेजोन का मालूम है किसी को? अमेजोन में जो आग लगी मालूम तुमको कितने परसेंट? ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 20% है ना, 20% ऑक्सीजन सप्लायर है अमेजोन। अमेजोन के फॉरेस्ट, वहां आग लग गई। अच्छा कितनी जगह पे आग लगी वहां? छोटे बड़े मिला के 76,000 स्पॉट्स पे आग लगी है। तो बुझाना भी पॉसिबल नहीं, 76,000 अलग 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 जगह पे आग लगी है। हाँ, किसने? हाँ तो मैं वही पूछने वाला था, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आग लगी कैसे होगी? ऐसे 76,000 जगह पे आज तक ऐसे घर्षण हुआ नहीं है। रेन फॉरेस्ट है लेकिन वहां समर चल रहा है अभी। हाँ अभी समर चलता है, तो आग लगी कैसे होगी? अच्छा रेन, वहां पे जाने से पहले अभी मैं तुमको ये पॉइंट पहले कंप्लीट करवाता हूँ। पहले ना लोग कुछ भी झाड़ काट लेते थे जो भी मन में आता था, लेकिन आजकल झाड़ काटना क्राइम हो चुका है। तो वो ये सब एनफोर्समेंट हो गए, लीगल, ये क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कंपनी फर्नीचर बनाती है, तो तुम्हें ऑब्वियसली वुड लगेगा, और वुड लगेगा तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की तुमको लेनी पड़ेगी परमिशन। तो ये फैक्टर्स भी तुमको कंसिडर करके चलने पड़ेंगे कि तुम्हारी कंट्री के अंदर टोटल वुड या ये जो ग्रीनरी है फॉरेस्ट का परसेंटेज क्या है। दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर, उसको कंसीडर करके तुम्हें अपने मिशन विजन ड्राफ्ट करने पड़ेंगे। नाउ द क्वेश्चन वाज अबाउट अमेजोन की आग लगी कैसे। सम पीपल यूजुअली बर्न
अमेजोन फॉरेस्ट, जानबूझ के फॉरेस्ट को जलाते हैं ताकि वो जगह से वेजिटेशन चला जाए और उस प्लॉट को सेल करके वहां पे कुछ डेवलपमेंट करी जाए। ठीक है इनका प्रपोज प्लान है, धीरे धीरे करते, लेकिन इस बार फायर इतनी ज्यादा मैसिव हो गई कि वो कंट्रोल के बाहर हो गई है। अभी भी बुझाना चालू ही है, बारिश गिर रही है फिर वो पूरे तरीके से बुझ नहीं रही है वहां। और 76,000 स्पॉट्स हैं यार। और ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा स्पॉट है, यानी कि समझो ये रूम भर के भी स्पॉट होगा तो एक प्लेन एक टाइम पे इतने ही स्पॉट को बुझा सकते हैं। 76,000 किसको बोलते हैं? और बाय द टाइम 76,000 स्पॉट पे आग बुझाने जाएंगे तब तक वो बढ़ती ही जा रही है। और जंगल बहुत बड़ा है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। दूसरा ग्लेशियर्स वगैरह है तो धीरे धीरे वेजिटेशन उड़ा देंगे पूरा। धीरे वो बेचेंगे, वो अक्वायर करेंगे। वहां पे अलग अलग पहले तो सिविलाइजेशन, मतलब इन लोगों का बहुत लॉन्ग टर्म का प्लान है। कल ही मैंने पढ़ा, मैं फॉरवर्ड करूंगा तुम्हें, कि ये जनरली जलाते ही हैं, हर बार जलाते हैं ताकि वो एरिया पे कुछ ट्राइब्स को बिठा सके, कुछ करवा सके। अच्छा, अमेजोन के अंदर तुमको मालूम है कितना ज्यादा अलग अलग टाइप की फ्लावर्स मिलते हैं और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के प्लांट भी मिलते हैं। अब ये क्या करते हैं, अपने लोगों को वहां बिठा देते हैं, तो उसके लिए जंगल में बिठा नहीं सकते तो जला देते हैं झाड़ वगैरह, उतनी जगह छोटा सा अपनी कम्युनिटी बिठा देते हैं और उनसे काम करवाते हैं। वेनीला मालूम है तुम लोगों को? वेनीला, वेनीला मालूम है क्या होता है? वेनीला जो फ्लेवर है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4 या 5 लाख रुपए किलो मिलता है वेनीला। वो कहाँ से मिलता है? अफ्रीकन फॉरेस्ट से मिलता है। तो ये ट्राइबल लोगों से काम करवाते, कुछ एक्सट्रैक्ट करवाते, तो अमेजोन में करवा रहे हैं वो वैसा। वेनिला इज टू कॉस्टली। चॉकलेट सस्ता है, चॉकलेट इज वेरी चीप। चॉकलेट क्या रेट होगा? 2-3 हज़ार रुपए किलो मैक्स टू मैक्स, उससे ऊपर तो होगा नहीं। वेनिला 4-5 लाख रुपीज पर केजी या उससे भी ज्यादा है। तो अभी वो भी खत्म हो रहा है अफ्रीका से। अब ये ह्यूमन तुम देखो, मतलब सारी चीजें खत्म ही करते जा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। अपन एक ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी जरूर लेकर आ रहे हैं कि हाँ ये नहीं तो ये, ऐसे नहीं तो ऐसे जी लेंगे, पर बर्बादी कितनी ज्यादा कर रहे हैं। प्लस पॉपुलेशन तुमको मालूम है कोई रुक ही नहीं रहा है। environmental factor they includes environmental factor includes प्रोटेक्शन लॉ, वेस्ट डिस्पोजल। अच्छा तुमको ये भी मालूम है, अगर तुम मेडिकल फील्ड के अंदर हो तो तुम्हारा बायोडिग्रेड नहीं, वो कौन सा, मेडिकल वेस्ट निकलता है। तो मेडिकल वेस्ट अगर आ रहा है तो वो हजार्डस रहता है बहुत ज्यादा। तुमने देखा है कभी हॉस्पिटल के बाहर हजार्डस वेस्ट को ले जाने के लिए वैन आती है, तो उसको लेकर भी तुम्हारे लॉ बने हुए हैं। वेस्ट डिस्पोजल, एनर्जी कंजम्पशन, वेदर, क्लाइमेट चेंज एंड एसोसिएटेड फैक्टर लाइक वाटर शॉर्टेज। तो इसके अंदर सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर लिखने, लाइक लॉ प्रोटेक्शन, वेस्ट डिस्पोजल, climate change, water, energy consumption, etc. This factor can directly impact industries such as insurance, farming, energy production, and tourism. They may have an indirect but sustainable effect on other industries such as transportation and utility. What they are saying, ये फैक्टर का स्कैनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारी कंपनी डिपेंडेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल अनिकेत का टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस है, अनिकेत टूर्स एंड ट्रैवल्स, ठीक है। अभी तू किधर ले जाता है लोगों को? अमेजोन ले जाता था घुमाने के लिए, सफारी पे, वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए ले जाता था। अब ले जा पाएगा क्या? नहीं। तो कंजर्वेशन चाहिए था उसका, क्लाइमेट चेंज। अच्छा चल, ये आग नहीं लगती फिर भी तेरे को देख रहा है हर साल 10-10% डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो तेरी ये टूरिज्म कंपनी को बहुत बड़ा थ्रेट होता। ये भी स्कैनिंग करना जरूरी है। प्लस हजार्डस वेस्ट तेरी कंपनी अगर निकालती है, तो समझो प्रणव की कोई कंपनी जैसे हजार्डस केमिकल वेस्ट निकलता है, तो उसको लेकर भी लॉज देखने पड़ेंगे। अभी तुमको मालूम है 2 दिन पहले, परसों के दिन रशिया के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुआ और 7 लोग तो ऑन स्पॉट मर गए। रशिया तुमको मालूम है क्या क्या करता रहता है, वो केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत आगे है, कुछ भी करते रहते, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस वगैरह। तो कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ तो इसका भी एक लॉ होना चाहिए प्रॉपर। तो वो बोल रहे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसिडर करके चलो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ऑयल रिफाइनरी डाल रहे हो, बड़ी ऑयल रिफाइनरी किधर डाल रहे हो? सी बेड, रिवर बेड के अंदर, तुम सी बेड के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। जैसे अपने बॉम्बे के पास है ना, बॉम्बे हाई सीज के अंदर कौन सा एरिया है, वहां पे तो भी ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है रिलायंस या इंडियन ऑयल।
अभी इन लोगों को भी इन्वायरमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये पोल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट। इन लोगों को साइट रिस्टोरेशन की प्रोविजन भी बनानी पड़ती है। साइट रिस्टोरेशन का मतलब जब हम ये जगह छोड़ के जाएंगे तो इसको रिस्टोर करके देंगे, साफ सफाई करके देंगे, उसकी भी प्रोविजन करनी पड़ती है। दैट मीन्स टू स्टार्ट ए इंडस्ट्री, अगर तुम्हारी इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाले, इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए इन दिस टॉपिक वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट स्कैनिंग। तो हमें स्कैन करना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबको। समझ में आया? समझ में आया तुम लोगों को? नेक्स्ट इज लीगल फैक्टर। देखो, पहले लीगल फैक्टर को इंपॉर्टेंस इसीलिए नहीं दी जाती थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। पहले इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होते थे। इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं था, कॉपीराइट का कोई इशू ही नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं थी। आज के टाइम पे अगर ये नोट्स में तुमको बनाता हूं ना, ये नोट्स में तुमको बना के देता हूं, अगर तुम इसको सेल कर दोगे तुम्हें जेल हो सकती है। ऐसे तो मैं खुलेआम बांट रहा हूं, लेकिन अगर तुम लोग इसको अपने नाम के अंदर, अपने टैग के अंदर बेचने जाओगे तो तुम्हें जेल हो सकती है। वीडियो लेक्चर्स अगर तुम देख रहे हो, अगर ये लीक कर दिए तुमने तो वो फिर से जेल हो सकती है। अगर तुमने किसी का कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सारी चीजें कॉपी कर लिया, अगेन उसके पीछे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। ये पहले क्यों नहीं था? क्योंकि पहले इतना एडवांसमेंट थी नहीं टेक्नोलॉजी में। पहले तो सिर्फ गुड्स को लेकर कंसर्न होता था, टेक्नोलॉजी को लेकर नहीं होता था। तो लीगल फैक्टर्स के ऊपर भी तेको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तेरा बिजनेस है टॉरेंट्स टाइप का, कि कोई मूवी आती है मैं अगले दिन रिलीज कर देता हूं, पर मूवीज आर सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, तो तुझे ये लीगल कंस्ट्रेंट लेकर भी सोच के चलना पड़ेगा। तू एग्जाम्पल कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है जो पेटेंटेड है ऑलरेडी, तो सामने वाला तेरे पर क्लेम कर सकता है कि तू ये यूज नहीं कर सकता। अच्छा, तुमको शायद मालूम नहीं होगा, कैंप एरिया मालूम है क्या तुमको? कैंप एरिया, कैंप में बर्गर किंग करके एक जगह है, कॉर्नर पे ही है। लास्ट टाइम कब गया? कोई गया है बर्गर किंग में? कब गया लास्ट टाइम? लास्ट मंथ ना। उसका नाम बर्गर किंग था, अब जाके देखना उसका नाम क्या है। नहीं है, तुम जाके शांति से उसके बोर्ड को देख रहा, बर्गर किंग नाम उसने हटा दिया है। क्यों? क्योंकि बर्गर किंग नाम की एक इंटरनेशनल ब्रांड ऑलरेडी, एफसी रोड गए हो कभी? एफसी रोड पे बर्गर किंग मालूम है क्या तुमको? तो वो ओरिजिनल बर्गर किंग है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड नाम वो है। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ कॉपी कर रहा था, तब बर्गर किंग पूना में था ही नहीं, बहुत पुराना है कैंप वाला तो, पर इसका नाम रजिस्टर्ड नहीं था। ये तो लोकली ऑपरेट करता था, इसको नाम चेंज करना पड़ा लीगल रीजंस के कारण। समझ में आया? तो टू स्टार्ट ए इंडस्ट्री, लीगल फैक्टर्स को भी तुमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कल करके मान लो ये वी स्मार्ट नाम रजिस्टर नहीं होता तो कोई और इसको यूज कर सकता था, और ऑल्दो ये नाम मैं पहले लेकर आया पर मैंने रजिस्टर नहीं किया होता तो लीगल केस फाइल हो सकता था हम पे, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने लीगली इसको हमारे परव्यू में ले लिया है। दे इंक्लूड्स मोनोपोली लेजिस्लेशन, लाइसेंसिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी, प्रोडक्ट सेफ्टी, कंज्यूमर लॉ, antitrust law, policies related to import export, banking regulation, means every law is covered here. To do anything you have to consider these law as well. अब फॉर एग्जाम्पल कल मैंने एलन का एग्जाम्पल दिया था, याद है? एलन इंस्टीट्यूट का। एलन इंस्टीट्यूट ने जब उनको पैसा दे दिया, लोगों को, फैकल्टीज को पैसा दे दिया, वो सारी फैकल्टीज लॉ के अंडर बाइंड हो गए थे, नॉन कंपिटेंसी एग्रीमेंट, यानी कि ये कंपीट नहीं करेंगे हमें अगले 5 साल तक, ये कोई भी कंपीटिंग बिजनेस में नहीं आएंगे। अच्छा, तुम्हें कॉल सेंटर्स या ऐसी बड़ी बड़ी एमएनसीज की पॉलिसी में बता दूं, वहां पे अगर तुम जॉब करते हो ना तो तुम्हें क्या बोलते हैं, तू ये अगर कंपनी छोड़ के जा रहा है, तू बहुत सुपर पोजीशन पे ना, तेरे को 3 साल का पे मैं दूंगा, छोड़ के जा रहा है ना, मैं पैसे दूंगा, 3 साल तक तू कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि तेरे पास इतना नॉलेज, इतना डेटाबेस है कि तू मेरी कंपनी को एक दिन में पलट के रख सकता है। इसलिए वहां पे नॉन कॉम्पिटेंसी एग्रीमेंट भी होता है। अब मैं नॉन कॉम्पिटेंसी एग्रीमेंट के अंडर मुझको किसी ने 5 करोड़ रुपए दे दिया और बोला कि 2 साल तक कोई काम नहीं करना, तो मैं नहीं कर सकता, तो वो लॉ भी यहाँ पे अबाइड करने पड़ते हैं। तो ये चीजें पहले नहीं होती थी, अब होना चालू हुई है, इसलिए अब हमने पेस्टल में ई और एल भी ऐड कर दिया। इन्वायरमेंटल के अंदर सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में बोलोगे तुम, एल के अंदर, लीगल के अंदर क्या बोलोगे? ऑल द लॉज। समझ में आया प्रणव? क्या हो गया? विशाल कहाँ गया? बीमार है? देखो पेस्टल समझ में आया क्या? एक बार देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मस्त अब टॉपिक है अपना माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, बहुत इजी है और तुमको ऐसे लगेगा सर प्लेन रीडिंग से भी सारी चीजें समझ में आ रही है। बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत लेंदी भी है। मतलब अगर गलती से माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल आ गया
तो उसके अंदर हेडिंग और सब हेडिंग विदाउट एक्सप्लेनेशन भी लिखा ना तो एक पेज भर जाता है। हेडिंग और सब हेडिंग उसकी लिखी तो भी एक पेज भर जाएगा। मैं चाहता हूं तुम एक ब्लैंक पेपर लो और चार्ट बनाते जाओ इसका साइमल्टेनियसली। पेपर लाए? नहीं लाए। लाए लाए लाए। आज क्या बात है, वो वाली क्लास एक्सटेंड हो गई तुम्हारी? इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। काय का डेमो था? अच्छा, वो नए जो आए हैं, कैसा लगा? तुम लोगों ने भी जीएसटी का करा अटेंड डेमो? क्या लगा, कैसा लगा? डीटी तो यहाँ के जीएसटी में मजा आता है कंपैरेटिवली वर्चुअल रहा तो भी, नॉलेज वाइज भी देखा जाए तो। क्या नाम है मैम का जो आई डीटी पढ़ाने? उस दिन तो तुमने मैम बोला था मेरे को। मैम? उसने मेरे को बताया था कोई मैम आने वाली है। हाँ, तूने मेरे को बोला था जीएसटी के लिए वहां पे किसी कोई तो भी मैम को लेकर आ रहे हैं। तो कोई इसको लड़कों में भी लड़कियां दिख रही क्या? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? क्या बोल रहा है? महाराणा प्रताप में 377 गार्डन में हो? गार्डन पर उसका तो इंक्लिनेशन फीमेल टीचर्स की तरफ ही है। अरे एक मिनट, वो बोल रहा है अभी भी फीमेल टीचर है, वो फीमेल है। लेकिन तूने मेरे को बोला तो कोई मैम आने वाली। मेरे को मेरे मन में कुछ नहीं है। मेरे मन में क्या होगा मैं देख नहीं सकता इन लोगों को, मेरे मन में क्या आएगा? बराबर है ना, मैं सज्जन शरीफ हूं। देखो कॉलर के बटन यहां तक लगाता हूं मैं शर्ट, बहुत शरीफ इंसान। शरीफ नहीं, मैं पोर्ट्रे नहीं करता, वो तुम अज्यूम कर लो कि मैं शरीफ हूं बहुत ज्यादा। ऐसा क्या तुमने मेरे को किसी को सड़क पे छेड़ते हुए देखा, किसी इंसान को तंग करते हुए देखा मुझे? कभी दिखा क्या मैं तुम्हें? नहीं, सबसे शरीफ सज्जन सुशील इंसान इस धरती पे चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो मेरे जैसा नहीं मिलने वाला। हाँ, मॉडल माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। ये भाई क्या बोलता है, स्कैनिंग करनी है अपने को वापस। स्कैनिंग वर्ड सुनता ना मेरे को एंटीवायरस की आदत है, पता नहीं क्यों। कंटिन्यूअसली स्कैनिंग 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 की बात कर रहे हैं। माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल बोलता है कि वी वांट टू स्कैन कि हमारी कंपनी किस लेवल तक सस्टेन कर सकती है इस मार्केट के अंदर। तो इसने 5 फोर्स मॉडल के बारे में बताया। 5 ऐसे फोर्सेस हैं जिसके ऊपर ध्यान दो और तुम अपनी पोजीशन का एनालिसिस कर सकते हो। अब कौन कौन से 5 फैक्टर्स हैं वो देखना। पहला, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है। दूसरा दूसरा है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। कॉम्पिटिटिव राइवलरी क्या हो गया? 5 फोर्सेस बता रहा हूं, जिन 5 फोर्सेस का एनालिसिस करना पड़ेगा तुम्हें, ताकि तुम्हें पता चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मार्केट से आ सकता है। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट यानी कि मेरी इंडस्ट्री में बाहर के लोगों के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है तो मुझको बहुत ज्यादा रिस्क है। कॉम्पिटिटिव राइवलरी, राइवलरी यानी कि दुश्मनी, दुश्मनी अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझ पे क्या अफेक्ट होने वाला है। तीसरा, बार्गेनिंग पावर ऑफ
बार्गेनिंग पावर ऑफ, पहले किसका दिया, बायर का दिया, फिर सेलर का दिया, बायर, और सेम आएगा बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर। ये 4 पॉइंट तो पहले हुए, और एक 5वां पॉइंट और है, सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ये बोलता है, माइकल पोर्टर बोलता है, देखो स्कैनिंग करनी है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, ताकि कंपटीशन कितना है मार्केट में अगर पता करना है, ये 5 फैक्टर्स के ऊपर तू ध्यान दे और तेरा एनालिसिस पूरा हो जाएगा। यानी कि कितना कंपटीशन रहेगा वो इन 5 फैक्टर के एनालिसिस से तेरे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, माइकल पोर्टर 5, ये कॉम्पिटिटिव राइवलरी, COMPE, आगे क्या, TI, क्या TI है, TA, कॉम्पी, COMPE TI, TIV, कॉम्पिटिटिव राइवलरी। नहीं आती स्पेलिंग, क्या है उसके अंदर, कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या हंस रही हो, नहीं आती? तुमको भी आती क्या? गलत लिखी तुमने, वहां पे लिखा ही नहीं, वही तो। इसीलिए देखो, पैसे की उसको टेंशन नहीं रहती जिसके पास पैसा नहीं रहता, स्पेलिंग की उसको टेंशन नहीं रहती जो लिखता नहीं है। लिख नहीं रही है, हंस रही है मेरे पर। वसुंधरा क्या खाया आज? नहीं बताती है, आगे होकर तुमने बता देना चाहिए ना। पनीर खाया आज, है ना, शिमला मिर्ची। माइकल पोर्टर बोलता है, यू मस्ट एनालाइज ओनली दिस 5 फैक्टर्स, और इन 5 फैक्टर का एनालिसिस करने के बाद तेरे को समझ में आ जाएगी कंपटीशन कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। तो इस एनालिसिस से अपने को कॉम्पिटिटिव फोर्स के बारे में समझ में आएगा। पहला फैक्टर देखते हैं इसके अंदर अपन, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। न्यू एंट्रेंट्स माने कि नए लोगों के आने के कारण मुझको कितना थ्रेट हो सकता है, समझ में आया? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। दूसरा है कॉम्पिटिटिव राइवलरी, राइवलरी कितनी ज्यादा है हमारे बीच में, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तुमने देखा होगा, तुलसी बाग गई हो लड़कियां तुम लोग, तुलसी बाग और लड़के फैशन स्ट्रीट, वहां पे 5-5 रुपए की मार्जिन पर काम रहता है, 100 रुपए में एक गॉगल दे देते हैं वो। तुम लोगों ने देखा, 100 रुपए में गॉगल दे देते हैं। गॉगल की स्पेलिंग भी गूगल लिखते हैं वो, GOOGLE, गूगल। और 50-50 रुपए में शर्ट मिल जाती है, क्यों? क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो कॉम्पिटिशन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा तो भी तुम्हें टेंशन की बात है, और कॉम्पिटिशन वीक रहा तो तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग रही तो तुम्हारे लिए खतरा है, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग रही तो भी तुम्हारे लिए खतरा है, और अगर मान लो सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होते जा रहे तो भी तुम्हारे लिए खतरा है। तो ये सारे फैक्टर्स का तेरे को एक एक करके एनालिसिस करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि तेरी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कितनी है। समझ में आया? तो इसने 5 फैक्टर कंसीडर कर, कौन कौन से? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, दूसरा कॉम्पिटिटिव राइवलरी, तीसरा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, चौथा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, पांचवा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। छठा भी है लेकिन छठा बाद में इवॉल्व हुआ, इसलिए वो 6th बाद में लिखवाऊंगा। तो ये 5 फैक्टर्स को कंसीडर करके हमें हमारी कॉम्पिटिटिव पोजीशन पता चल जाएगी, जिसमें से पहला अपन स्टार्ट करते हैं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। The 5 force framework help to identify the source of competition in an industry or sector. Using this framework to understand competitive force, it is essential to keep in the mind following. So 5 force model तभी वर्क करेगा जब ये तुम कुछ फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स को ध्यान रखोगे। अच्छा, ये जो 5 फोर्स मॉडल है ना, बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा तुम्हें, फोर्स। फोर्स का मतलब है सोर्स। ये वो सोर्सेस है जहां से कंपटीशन आ सकता है। नए लोग अंदर आएंगे मार्केट के अंदर, न्यू एंट्री आएगी तो कंपटीशन होगा। बायर की अगर बार्गेनिंग पावर बढ़ गई तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर आ गया तो कंपटीशन का सोर्स बढ़ जाएगा। राइवल अगर तुम्हारा स्ट्रांग होगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये वाला मॉडल बेसिकली तुम्हें अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। समझ में आया? ठीक है, कुछ चीजें ध्यान में रखो।
इट मस्ट बी यूज एट द लेवल ऑफ SBU एंड नॉट ऑल द लेवल। ये क्या बोल रहे हैं, इसको तुम सिर्फ बिजनेस लेवल पे यूज करो, SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले पर नेक्स्ट चैप्टर में, इसको सिर्फ SBUs में तुम यूज कर सकते हो, अदरवाइज कहीं नहीं। छोटे छोटे फंक्शनल लेवल यूनिट में नहीं यूज करने का इसको। अगर तुम्हें फोर्सेस देखने हैं कि अपने को थ्रेट किधर से आ रहा है, तो SBUs पे देख रहा है तुम्हें, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इन शॉर्ट अभी तुम समझो कोई भी कंपनी का एक इंडिपेंडेंट यूनिट के ऊपर चेक करना है तुम्हें। कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट पे कितना थ्रेट है ऐसे नहीं कैलकुलेट होंगे, ओवरऑल कितना थ्रेट है। यानी कि वी स्मार्ट एक SBU है, इसके अंदर वी स्मार्ट एक SBU है, एड्यू स्मार्ट एक SBU है। एड्यू स्मार्ट मालूम है तुम्हें क्या है, जितना भी अपना ऑनलाइन का डिपार्टमेंट है वो सारा एड्यू स्मार्ट में जाता है, और लाइव का सारा वी स्मार्ट में जाता है। तो ये दोनों अलग अलग SBUs हैं। वी स्मार्ट लाइव को अलग चीजों से थ्रेट है, वर्चुअल को अलग चीज से थ्रेट है, तो इन दोनों को सेपरेटली लिया जाएगा। ऐसा नहीं बोल सकते वी स्मार्ट के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर जो सुनैना मैम बैठती है उनको क्या थ्रेट है, ऐसा नहीं चलेगा। तुमको पूरे बिजनेस यूनिट पे क्लासिफाई करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं क्या? दूसरा, द फ्रेमवर्क must not be used just to give snapshot in time. It is important not just to describe this force but also to understand how they can be countered and overcome in future. माने कि क्या, ये तुम्हें मॉडल सोर्सेस ऑफ थ्रेट बताएगा। ये मॉडल क्या बताएगा कि कहां कहां से थ्रेट आ सकती है, तुमको कहां कहां से कंपटीशन आएगा। तो सिर्फ पता करके छोड़ मत दो, तुम कुछ तो भी काउंटर एक्शन लो उस पर। सिर्फ सोर्स पता कर लिया कि हाँ यहां पर प्रॉब्लम है, इतना काम नहीं है इस मॉडल का। इस मॉडल से तुम रेक्टिफाई और अमेंड भी कर सकते हो। वापस बोलता हूं, 5 फोर्स मॉडल तुम्हें सोर्स ऑफ थ्रेट्स बताएगा, सोर्सेस ऑफ कंपटीशन बताएगा। ठीक है, तो सिर्फ तुम पता करके मत छोड़ देना, कोई काउंटर एक्शन भी लेना उसके ऊपर। समझ में आया? नेक्स्ट, These competitive force will be subject to steady change into future and discontinuity caused by change in the macro environment. यानी कि एक बार ये थ्रेट आइडेंटिफाई कर लिए, कंपटीशन आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि सेम ही थ्रेट और सेम ही कंपटीशन रहेगा। कंटिन्यूअसली डायनामिज्म के कारण नए थ्रेट्स भी आएंगे, नए कंपटीशन भी आएंगे। यू मस्ट क्लोजली मॉनिटर द मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स। चौथा, द 5 फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बस इतना ही समझ लो, ये पांचों के 5 फोर्स इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। 5 फोर्स एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली, पांचों फोर्स एक साथ होते हैं। एंड लास्ट वन इज द कॉम्पिटिटिव बिहेवियर मे बी कंसर्न विद डिसरप्टिंग दिस फैक्टर एंड नॉट सिंपली अकोमोडेटिंग देम। यानी कि ये 5 फैक्टर आइडेंटिफाई करके तुम इनके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाओ। सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा है, ये बोलता है तुम भी तबाह करो जाके। तुम्हें अगर राइवल से कंपटीशन आ रहा है ना, तो खुद को अकोमोडेट मत करो, उसको भी तंग करो, उसको भी तबाह करो। तो ये मॉडल तुमको डिसरप्टिव चेंज लाने के लिए भी बोलता है। समझ में आया? ये अजम्पशन है, कुछ चीजें ध्यान में रख के चल रहे। मॉडल में अब तक एंटर नहीं किया अपन ने, पर ये चीजें ध्यान में रखनी। कौन कौन सी चीजें, वापस एक बार देखना। ये यूज करना है SBU पे, साइड में लिख दो SBUs, बस याद आ जाएगा तुम्हें। यूज ओनली एट SBUs। दूसरा लिखना, not only for scanning but also for action। यानी कि ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स पे यूज होता है, ये सिर्फ स्कैनिंग के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ स्नैपशॉट नहीं देते। स्नैपशॉट समझते हैं ना तुमको, क्या लेते हो? स्नैपशॉट क्या होता है? एक फोटो, एक तरह से एक छोटी सी झलक उस चीज की ले ली, स्क्रीनशॉट जैसा, एक स्नैप ले लिया। सिर्फ तुमने एनालिसिस कर लिया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं भाई, एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। तीसरा देखो, सब्जेक्ट टू चेंज, सब्जेक्ट टू चेंज। चौथा, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। पांचवा, मे ब्रिंग disrupting change, may bring disruptive change। ठीक है, अथर्व 5 चीजें समझी। ओनली टू बी यूज्ड एट SBUs, ठीक है। दूसरी चीज, नॉट ओनली फॉर स्कैनिंग बट ऑल्सो फॉर एक्शन। तीसरा, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। चौथा, दिस 5 फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर
एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रप्टिव चेंज भी ला सकते हैं। पहला वाला पढ़ो, बहुत ईजी है। थ्रेट ऑफ एंट्री। थ्रेट ऑफ एंट्री का मतलब क्या है? मैं ऑलरेडी इस मार्केट में ऑपरेट करता हूं, मैं ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। अब कोई नया प्लेयर इस मार्केट में आ गया तो मेरे को थ्रेट है, तो मेरे को खतरा है, तो मुझे कॉम्पिटिटिव खतरा है। समझ में आया? यही स्कैनिंग करनी है कि ये 5 फोर्सेस से मेरे को थ्रेट आ सकता है, कंपटीशन आ सकता है। उसमें से पहला है कोई नया प्लेयर आ गया तो, ठीक है। समझो मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, कोई नया बंदा आ गया और उसने पढ़ाना चालू कर दिया, तो मेरे लिए एंट्री थ्रेट है कि कोई नया बंदा आके एंट्री करके मुझे थ्रेट क्रिएट कर सकता है। The threat will be the threat of entry will depend on the extent to which the barrier to entries are. Barriers to entry are factors that need to be overcome by new entrants if they are to compete successfully. क्या बोल रहे हैं भाई? थ्रेट ऑफ एंट्री मतलब क्या है? नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, पर जैसे ही नया प्लेयर मार्केट के अंदर आएगा उसको एंट्री बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा। लेट्स से ये क्लासरूम में अपन सब लोग मिलके कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, सब सेम बिजनेस करते हैं, अपन आपस में कंपीट कर रहे हैं। नई बंदी वसुंधरा अंदर आने की कोशिश कर रही है, तो उसको एंट्री बैरियर का सामना करना पड़ेगा। अब ये एंट्री बैरियर का मतलब क्या है? एंट्री बैरियर मतलब इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए उसको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, वो एंट्री बैरियर कहलाया जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर 5 सब यूनिट्स है। एंट्री बैरियर्स के अंदर 5 चीजें। पहला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सुष्मिता 90% मार्केट को अकेला सर्व करती है, 90% पुणे को अकेले ये च्यवनप्राश सप्लाई करती है, ठीक है। और इतना ज्यादा क्वांटम में सप्लाई करती है ना कि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करने लग गई है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब मास प्रोडक्शन, सस्ते में रॉ मटेरियल लाती है, सस्ते में प्रोड्यूस कर पाती है। क्यों? क्योंकि इसके पास बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये बल्क प्रोड्यूसर है। अब ऐसे समय ये नई बंदी आई है और ये बोलती है मुझे 10 किलो च्यवनप्राश बेचना है, तो ये बनाएगी भी 10 किलो के हिसाब से ही क्वांटिटी परचेस करेगी, तो इसको सप्लायर महंगे में सामान बेचेगा। तो तुम्हें यहां पे एडवांटेज किस चीज का हो रहा है? बल्क मैन्युफैक्चरिंग का, यानी कि इकोनॉमीज ऑफ सप्लाई। तो वापस उल्टा पढ़ते हैं अपन। एंट्री, थ्रेट ऑफ एंट्री क्या था? थ्रेट ऑफ एंट्री माने कि नया एंट्रेंट अगर इस मार्केट में घुस गया तो मेरे कंपटीशन पे क्या असर पड़ने वाला है। पर वो जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करता है उसे पहली एंट्री बैरियर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सामना करना पड़ता है। यानी कि जैसे ही तुम एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हो, यहां पर कोई एक ऐसा एग्जिस्टिंग प्लेयर बैठा हुआ है जो ऑलरेडी बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करता है। सो द फर्स्ट एंट्री बैरियर इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बल्क प्रोडक्शन, चीपर मैन्युफैक्चरिंग, बल्क में बाइंग होगी, बल्क में तुम्हारा सेलिंग होने वाली है, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगा। समझ में आया? थ्रेट ऑफ एंट्री के अंदर एंट्री बैरियर्स आते हैं, थ्रेट ऑफ एंट्री के अंदर एंट्री बैरियर्स आते हैं। और एंट्री बैरियर्स के टाइप क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Economies of scale arises when unit cost falls as a firm expands its output through mass producing and standardizing commodity. Discount on bulk purchase of raw material. अब ये 1-1 लाख किलो च्यवनप्राश बेचती है, तो अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल भी परचेस बल्क में करती होगी, डिस्काउंट मांगती होगी। Discount on bulk purchase of raw material input and component part. The advantage of low fixed cost per unit. इसकी फिक्स्ड कॉस्ट लो नहीं है, पर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट लो है। पर यूनिट लो कैसे हो गई बे? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट बढ़ गए हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है, पर डिवाइडेड बाय जब हम क्वांटिटी करते हैं, इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। समझ लो वसुंधरा को भी 10,000 रुपए का प्रीमाइस लगती है रेंट की, लेकिन वो 1,000 किलो ही बेचती है, तो तुम्हें 10 रुपए पर केजी रेंट अपोर्शन करना पड़ेगा। इस बंदी को भी 10,000 रुपए लगता है, पर ये 1 लाख यूनिट बेचती है, तो इसको तुम्हें जहां 10 रुपए पर यूनिट रेंट लगता था, इसको 0.1 रुपीज पर केजी रेंट लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं गिरता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं गिरता है, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट गिर जाता है। ये चीज क्लियर है तुम्हें कॉस्टिंग में? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस एंड द कॉस्ट सेविंग एसोसिएटेड विद मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। अब वो बेचारी को भी 10,000 रुपए की एडवर्टीजमेंट करनी पड़ रही है, 10,000 की तुमको भी करनी पड़ रही है, पर तुम 10,000 में करती हो ना एडवर्टीजमेंट, तो तुम्हारा लाखों का सेल होता है और उसका बहुत कम सेल होता है। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट में नहीं है, एंट्री बैरियर्स है, और तुमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेके रखा है। समझ में आया ये चीज? दूसरी चीज, एंट्री बैरियर का एक और सामना करना पड़ा। चलो उसने बोला जैसे तैसे तो अपन सुष्मिता को निपटा देंगे मतलब कैसे तो भी हैंडल कर लेंगे। अब नेक्स्ट पर्सन इसमें थी सीके, चंद्रकला थी, इसकी ब्रांड की लॉयल्टी थी। ये सीके छाप
सीके छाप च्यवनप्राश, कैसे लिखते हैं अभी मेरे को लिखने नहीं आ रहा, च्यवनप्राश, सीके छाप च्यवनप्राश बेचती है, जो बहुत ही ज्यादा सुपर हिट है। मतलब ये पूना में वर्ल्ड फेमस हो चुका है, पूना में वर्ल्ड फेमस सीके छाप च्यवनप्राश बेचती है, और सारे के सारे लोगों ने ब्रांड लॉयल्टी दिखाई। अब तुम बेस्ट से भी बेस्ट प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो तो भी ब्रांड लॉयल्टी दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल लड़कों के केस में ये चीज रहती है, मैं मानता हूं, अगर एक क्लोथिंग ब्रांड उन्होंने डिसाइड कर ली, एक बार उनको पसंद आ गया तो जिंदगी भर वही ब्रांड लेते हैं, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइसिंग से। है तुम लोगों का ऐसा? जैसे मैं फॉर्मल्स पहनूंगा तो वैन ह्यूजन के ही पहनूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे महंगा है सस्ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और अगर मान लो कोई शर्ट वगैरह पहन रहा हो, तो जीन्स पहन रहा हो तो बेयर की ही पहनूंगा। अब एक बार ब्रांड डिसाइड, बेयर, अगर एक बार ब्रांड डिसाइड हो गई सो हो गई, तो ब्रांड लॉयल्टी रहती है हमारे अंदर। तो नया जीन्स मैन्युफैक्चरर आता है, उसको ये ब्रांड लॉयल्टी का भी सामना करना पड़ता है, तो ये भी कॉम्पिटिटिव फोर्स है। मतलब नया एंट्रेंट मार्केट में आने वाला है, अपन सबको फर्क पड़ने वाला है, लेकिन ये बंदी बच जाएगी कैसे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल से। तुम कैसे बच जाओगी? ब्रांड लॉयल्टी से। समझ में आया? तो थ्रेट है, कंपटीशन है, लेकिन ये बैरियर्स भी तो है ना। पढ़ते हैं। ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट व्हेन द कंज्यूमर हैव प्रेफरेंस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एस्टैब्लिश्ड कंपनी। एस्टैब्लिश्ड कंपनी के लिए ही ब्रांड लॉयल्टी होती है। ये ब्रांड लॉयल्टी मैं तुमको बता रहा हूं लड़कियों में देखने को नहीं मिलेगी। अग्री दिस, तुम लोग कम से कम 25-30 ब्रांड के ऊपर स्विच करते हो, क्योंकि तुम्हारी ब्रांड्स में सेगमेंट्स होते हैं। अब देखो, कोई है एथनिक वेयर बेचता है, कोई टॉप्स बेचता है, इसके अंदर कोई जीन्स बेचता है, तो तुम्हारा स्विच, हम लोग तो एक ही जीन्स वगैरह ही पहनते हैं, तो हमारे इसमें स्विचिंग पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम लॉयल्टी दिखाते हैं। तुम लोगों के केस में लॉयल्टी नहीं आती है। तुम लोग समझो किसी से टॉप खरीदती हो, कोई ब्रांड का, कोई ब्रांड बताओ। जारा मालूम? जारा के तुम टॉप खरीदती हो, तुम टॉप के लिए जारा से लॉयल हो, और तुम जीन्स परचेस करती हो किसकी? हाँ, पेपे जीन्स। अब किसी दिन जारा से भी लॉयल हो तुम, पेपे से भी लॉयल हो, जारा जीन्स लेकर आ गया, तुम लोग शिफ्ट हो जाती हो जारा पे, फिर वहां प्राइस कंपैरिजन चालू हो जाता है। बात है वफादारी है तुम में, लेकिन एक से नहीं बहुत सारे से। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स भाई, ये जो को अदरवाइज कोई मत लेना। और हम लड़कों में वफादारी है एक ही ब्रांड से। कच्ची पियेंगे तो कच्ची पियेंगे, रॉयल स्टैग पियेंगे तो रॉयल स्टैग पियेंगे। क्या बोल रहा है भाई? सेंट्रल मॉल किधर है? सेंट्रल मॉल इधर, सेंट्रल मॉल में नहीं है जारा, विमान नगर में, फिनिक्स में है जारा। मेरे को मालूम है कौन सा ब्रांड कहाँ पे मिलता है। हाँ, तो जारा में लड़कों के भी तो कपड़े मिलते हैं। तो कमाई भाई, कमाई है, ऐसा नहीं है कि गरीब हूं मैं, जारा के भी कपड़े पहनता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। पर जारा के कपड़े इतने कुछ खास लगते नहीं है। होती है अभी है भाई, खर्चे हैं अपने। द कंपनी क्रिएट्स ब्रांड लॉयल्टी थ्रू कंटिन्यूअस एडवर्टाइजिंग ऑफ इट्स ब्रांड नेम, प्रोडक्ट एंड कंपनी नेम। देखो जनरली लोग अपनी ब्रांड लॉयल्टी कैसे क्रिएट करवाते हैं? सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट करेंगे, तगड़ा एडवर्टीजमेंट। अभी तिलक रोड पे जाओ, कोई हर जगह सुहाना 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 ही दिखेगा तुमको। धीरे से ब्रांड हैमरिंग होना चालू हो जाएगी, और एक बार तुमने सुहाना का मसाला खा लिया तो तुम जिंदगी भर सुहाना का ही खाओगे। ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो गई, ठीक है। पर ये नाम चेंज कर देना, बहुत खराब लग रहा है नाम, सीके छाप च्यवनप्राश, कुछ भी रखते हैं भाई लोग नाम। कंपनी क्रिएट्स इट्स ब्रांड लॉयल्टी थ्रू कंटिन्यूअस एडवर्टाइजिंग ऑफ ब्रांड नेम, प्रोडक्ट एंड कंपनीज नेम, पेटेंट प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट innovation achieved through companies research and development and emphasis on product quality and good after sale service। ये वर्ड को मैंने स्पेशली अंडरलाइन किया। ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सुपीरियर क्वालिटी और बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस। अगर आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी भाई तूने अच्छे से, गया तेरी ब्रांड लॉयल्टी गई, कोई लॉयल नहीं रहेगा। देखो ब्रांड लॉयल्टी का जीता जागता एग्जांपल वी स्मार्ट, यहां पर भी जहां दिल आता है वहां पे देखो वी स्मार्ट लगा रखा है हमने। ब्रांड लॉयल्टी है, ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी तुम्हारे अंदर भी एक दिन आएगी, अगर इन्होंने देखो सुपीरियर क्वालिटी दे दी वो तो बात अलग है, लेकिन आफ्टर सर्विस अगर किसी ने अच्छी नहीं प्रोवाइड करी, ब्रांड लॉयल्टी खत्म हो जाती है। बट इन केस ऑफ वी स्मार्ट वी फोकस, हम कई बार ना प्रोडक्ट डिलीवर करने में लेट हो जाएंगे, मतलब कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई चीज लॉन्च करने में जरूर लेट हो जाएंगे, नया सेगमेंट लाने में लेट हो जाएंगे, लेकिन एक बार ले आए तो उसके पीछे बैकएंड सर्विस जरूर देंगे।
यहां पर वी स्मार्ट के अंदर एक बात बताता हूं, अंडर कमिट और किसको क्या बोलते हैं अपन, ओवर डिलीवर करते हैं हम। यहाँ पे कुछ चीजें नई भी बताते हैं, वो भी लोगों को दे देते हैं। अब तारीफ नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली करते हैं इसलिए बोल रहा हूं। अच्छा, ये दो तो बच गई इसके अंदर से, तुम कैसे बची? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तुम कैसे बची? ब्रांड लॉयल्टी। अब प्रणव भी बच जाएगा, कैसे? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज से। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का मतलब देखो क्या है, ये इसको ना सस्ते में फाइनेंस मिलता है इसलिए सस्ते में बेच पाता है, इसको इनपुट ही सस्ते में मिलता है तो इसका आउटपुट भी सस्ते में आता है, तो आउटपुट भी सस्ते में बेचता है, तो ये भी बच जाएगा। इसके पास अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो ये बच जाएगा। दूसरी चीज, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि तू सुपीरियर क्वालिटी बेचता है, बाकी ऐसी कोई क्वालिटी बना ही नहीं सकता। तीसरी चीज, तेरे पास एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो और किसी के पास नहीं। कल एग्जांपल दिया था ब्लैकेस्ट ब्लैक, पिंकेस्ट पिंक, ठीक है? अगर तेरे पास वो चीज है तो तेरे पास एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट का मतलब कंपैरेटिव टर्म्स में नहीं, एब्सोल्यूट का मतलब रहता है तू बेस्ट है, मतलब कुछ भी हो जाए तू बेस्ट है। यू आर नॉट गुड इन कंपैरिजन टू अनिकेत, यू आर बेस्ट, तू सुपर है, तेरे पास एक सुपीरियर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, या तो तेरे पास स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल है, या तो तेरे पास फंड सस्ते में एक्वायर करने की पावर है। समझ में आया? ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब होता है कंपैरेटिव टर्म्स में, एब्सोल्यूट मतलब बाकी सबको छोड़, भाड़ में जाने दे, यू आर द बेस्ट। तेरे पास एक सुपीरियर रॉ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल है, तू सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन करता है, और उसके बाद तेरे पास चीपेस्ट फंड है। एग्जांपल देते हैं, सुपीरियर प्रोडक्शन। समझो सबसे महंगी वाइन कौन सी आती है? सबसे महंगी स्कॉच वगैरह कौन सी आती है? रेड लेबल शायद महंगी है, मुझको जहां तक आइडिया है विस्की महंगी है बहुत, रेड लेबल सबसे ज्यादा। चाय नहीं रे, चाय नहीं, रेड लेबल चाय नहीं, तुम चाय वाली हो नहीं। चलो जेडी की बात करते हैं, जैक डैनियल। जैक डैनियल बहुत महंगा आता है खंबा। अब खंबा महंगा क्यों आता है? क्योंकि वो सुपीरियर बनाता है। दूसरे लोग, हाँ कितने का आता है? ऐसे कैसे? ढक्कन में तुम ही मार मार के पीती हो ना, तुम बीमार थी, एक दिन में ठीक कैसे होता है इंसान? ढक्कन भर के। हाँ, ये भी मेडिसिन का ही प्रकार है एक। हाँ, ब्रांडी, डॉक्टर सजेस्ट करता है ब्रांडी पीने का, इसमें क्या बुराई? वसुंधरा, वसुंधरा देखो ऐसे ही ठीक हुई है, ग्रुप 1 ऐसे ही क्लियर किया है उसने, ब्रांडी पी पी के। अच्छा, जैक डैनियल सुपीरियर है और उसका सेल भी बहुत तगड़ा है। दूसरा बंदा जैक डैनियल के कंपैरिजन में क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि वो इतना सुपीरियर बना ही नहीं सकता जितना अच्छा जैक डैनियल बनाता है, अज्यूम करते हैं। दूसरी चीज ऐसी हो सकती है, जैसे मैंने ब्लैकेस्ट ब्लैक का एग्जांपल दिया था, एक ऐसे इनपुट पे तुम्हारा कंट्रोल है जिसका जो कोई और किसी के पास नहीं है। क्या? संतरा नहीं रे, कल ब्लैकेस्ट ब्लैक का मैंने एग्जांपल दिया था, अनीश कपूर के पास है, और एक्सेस टू चीपर फंड, सस्ते में फंड भी तुम एक्वायर कर लेते हो। कळलं? जाओ पुढे। कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट। अभी 3 लोग बच गए, कौन कौन बच गया? एक ये बच गई इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ब्रांड लॉयल्टी, और भाई तू कैसे बचा? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। अभी पूजा भी बच जाएगी। कैसे बचेगी पूजा? देखना, कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट। ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है और लूटती है लोगों को भयंकर, ठीक है? 500 रुपए महीने के हिसाब से चार्ज कर रही है। वसुंधरा आई, न्यू एंट्रेंट, बेचारी गरीब लड़की, अब वो टेलीकॉम बिजनेस में आने का च्यवनप्राश गया उसका, ये ब्रांड लॉयल्टी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैक डैनियल तू अच्छे से बना पा रहा है, ब्लैकेस्ट ब्लैक तू बना पा रहा है, अब इस बेचारी ने सोचा कि मैं जाकर बेचती हूँ, टेलीकॉम सर्विस में आती हूँ। बेचारी टेलीकॉम सर्विस में आई, टेलीकॉम सर्विस में आई और उसने बोला मैं 450 रुपए में टेलीकॉम सर्विस दे सकती हूं महीने की, और ये देती है 500 रुपए में, लूटती है। मेरे जैसा इंसान क्या बोलता है? छोड़ना यार, 50 रुपए के पीछे कौन चेंज करेगा? समझ में आ रहा है? 50 रुपए के पीछे कौन करेगा? मैंने आज तक वोडाफोन से स्विच इसलिए नहीं किया, कौन करेगा? ये 20-30 रुपए तो सस्ता मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं करने का स्विच। तो कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट अगर ज्यादा रही तो कस्टमर स्विच नहीं करता। मेरे लिए स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा है, यहां से उठ के वहां जाने में मेरे को ज्यादा टेंशन आता है, मेंटल प्रेशर आता है, और मेरे को परवड़ता नहीं। 50 रुपए के बेनिफिट के पीछे मेरे को 500 रुपए का हेडेक मिल रहा है, कस्टमर कॉल कर रहा है, एक दिन फोन बंद रह रहा है, मेरे को एक कॉस्ट परवड़ती नहीं है। कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट, अगर कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट हाई रही तो एंट्री बैरियर है। मैडम
500 रुपए से उठकर 450 में हम नहीं शिफ्ट करने वाले। नए कस्टमर भले अट्रैक्ट हो जाएंगे, पुराने वाले कस्टमर नहीं अट्रैक्ट होने वाले। समझ में आया? तो ये कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट के कारण बिक जाएगी। यानी कि जितना बेनिफिट तुम्हारे से मिल रहा है उससे ज्यादा तो कॉस्ट इनकर हो रही है कस्टमर की। तो कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट अगर हाई रही तो भी कस्टमर स्विच नहीं करता। कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट अराइजेस when it cost a consumer time, energy and money to switch from product। यहां से उठकर वहां तक जाने के लिए मेरे पास टाइम, एनर्जी और मनी, तीनों चीजों में से कोई भी चीज अगर ज्यादा आ रही है तो मैं नहीं आऊंगा। एक दिन मेरा फोन बंद करने के लिए बोल रही हो तुम, पोर्टिंग के लिए, पोर्ट करने के लिए, और मेरे को 1 लाख रुपए का कॉल आ सकता है उस समय, किसी का आ सकता है, कौन सी बड़ी बात है, आ सकता है। तो ये रीजन से मैं बोलता 50 रुपए मोहल्ला बचाने के लिए गांव नहीं जलाऊंगा मैं अपना। इस बार तो शहर जलाने की बात कर रहे हो तुम। मोहल्ला बचाने के लिए शहर नहीं जलाऊंगा मैं, 50 रुपए के पीछे शिफ्ट नहीं करूंगा। अगेन ये एक एंट्री बैरियर है, कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट। पूजा भी बच गई। Customer switching cost arises when it costs a consumer time, energy and money to switch from product offered from one established company to the product offered by new entrant। When switching costs are high, consumers are locked in the product offering of the established company even if new entrant offer better product। जियो आया, जियो न्यू एंट्रेंट था, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे, लेकिन जियो ने बेनिफिट इतना ज्यादा दिए कि कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट उसके सामने कुछ नहीं थी। देखो शिफ्ट करने में हर एक को जान पे आता है, कौन करेगा टेलीमार्केटिंग कॉल, ये सारी चीजें, पर इतने बेनिफिट दे दिए कि कस्टमर तुरंत स्विच हो गया। समझ में आया? लास्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन। अनिकेत बनाता है टाइडल एनर्जी से, कुछ तो भी बनाता है। टाइडल एनर्जी से क्या बना सकता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा ना। गवर्नमेंट रेगुलेशन है कि एक ही बंदे को अलाउ किया जाएगा जो सज्जन है। तो उस गवर्नमेंट को एक ही इंसान सबसे सज्जन दिखा, अनिकेत। गवर्नमेंट गलत भी हो सकती है, बहुत बार गवर्नमेंट गलत भी हो सकती है या नहीं वो तुम लोग डिसाइड करोगे। तो गवर्नमेंट भी गलत हो सकती है। अब ऐसे केस में क्या हो गया, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगा दी कि भाई ये डिफेंस सेक्टर है या एटॉमिक सेक्टर है या पावर सेक्टर है, इसमें किसी को आने नहीं देंगे हम। जैसे डिफेंस में जनरली करती है गवर्नमेंट, कोई नया एंट्रेंट नहीं आएगा, हम ही चलाएंगे। तो 5 लोग यहां पे बच गए। तुम कैसे बची? एंट्री थ्रेट से कैसे बची? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ब्रांड लॉयल्टी, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशन। ये 5 चीजों के कारण ऑल्दो किसी की एंट्री मेरे लिए थ्रेट है, लेकिन ये एंट्री बैरियर्स का काम करेंगे और मैं बच सकता हूं। लेकिन अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन हट गया, इसके च्यवनप्राश में कीड़े निकले, ये रुको ना, और तुम इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज नहीं ले पाई, उसने कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट से ज्यादा बेनिफिट दे दिया, तू ब्लैकेस्ट ब्लैक बेचता था, कोई येलोएस्ट येलो ले आया, तुम्हारे एडवांटेज सारे टूट जाएंगे, एंट्री बैरियर्स खत्म, नया एंट्रेंट एकदम तुम्हारे लिए कॉम्पिटिटिव फोर्स आ जाएगा। तो तुम्हें डिटरमाइन करना है कि भाई क्या मार्केट में एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं। कर ला क्या? समझ लो, समझा। कॉम्पिटिटिव राइवलरी नेक्स्ट पॉइंट है। एक पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ। अब तुम क्या करोगे, घर पे जाओगे, पहले तो सबसे ऊपर लिखोगे माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, उसके अंदर लिखोगे थ्रेट ऑफ एंट्री, थ्रेट ऑफ एंट्री के अंदर तुम लिखोगे 5 पॉइंट। अब तुम देखो, अपन ना सिर्फ हेडर्स भी लिखेंगे तो भी पूरा पेज भर जाएगा। तुम्हें एक एक लाइन लिखते आएगा अंदर इसके। जैसे कि अगर मान लो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, प्रोडक्ट स्विचिंग कॉस्ट है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, ब्रांड लॉयल्टी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, एक एक लाइन भी लिखी ना तुम्हारा आंसर भर जाएगा 6 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट देखो है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। कॉम्पिटिटिव राइवलरी मतलब क्या होता है? कितने बजे तुम्हारा 2:15, सिर्फ कॉम्पिटिटिव राइवलरी खत्म कर दे, उनको बोलते चालू कर दे, 5 मिनट तो सर का भी इंट्रो रहता है ना नया। क्या करना फिर? वैसे भी तुम लोगों को नीचे जाने में टाइम लगेगा। कॉम्पिटिटिव राइवलरी मतलब क्या होता है? दो कॉम्पिटिटर्स के बीच में कंपटीशन को लेके, दो लोगों के बीच में सेम प्रोडक्ट को अगर एक मार्केट में बेच रहे हैं तो उनके बीच में जगने वाली राइवलरी। फॉर एग्जांपल, सामने क्लास है XYZ, ठीक है, वो भी सेम प्रोडक्ट ऑफर करती है, सेम सर्विसेज देती है, सेम सब्जेक्ट पढ़ाती है, मैं भी वही करता हूं। अब हम दोनों हो गए दुश्मन, लेकिन कैसे? सिर्फ कंपटीशन के लिए।
ठीक है, सिर्फ ये हमारे बिजनेस को लेकर, तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव राइवलरी। अगर कॉम्पिटिटिव राइवलरी है तो तुम्हारे बिजनेस को थ्रेट है कंपटीशन का, सीधी बात है। अगर कंपटीशन है, मार्केट के अंदर कोई प्लेयर है, तो तुम्हारे को कॉम्पिटिटिव फोर्स है ना, थ्रेट है तुम्हारे लिए। कॉम्पिटिटिव राइवलरी competitive rivals are organization with similar product and service and same customer। तुम पूरे CMA के स्टूडेंट हमारे लिए सेम कस्टमर हो, और हम सब सेम सब्जेक्ट 8 के 8 सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहे, तो हम दोनों बन गए कॉम्पिटिटिव राइवल्स, कॉम्पिटिटिव दुश्मन बन चुके हैं हम। लेकिन सिर्फ बिजनेस को लेकर मार धाड़ की बात हम नहीं करेंगे, काट दो मार दो ये सारी चीजें नहीं, कॉम्पिटिशन हमारे बीच में चलेगा। The competitive struggle can be fought using price, product, design, advertisement, promotion, spending, direct selling efforts and after sales service। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये कंपटीशन में जिंदा रहना है तो तुम ही बताओ, सामने एक क्लास है जो इक्वली गुड है, हम भी इक्वली गुड है, कैसे हम जिंदा रहेंगे कंपटीशन में? क्या पहली गुडविल उसकी भी है, मेरी भी गुडविल है, गुडविल एनहांस कर सकते हैं कैसे? एडवर्टीजमेंट करके। दूसरी चीज, बच्चों को खींचने का और तरीका, प्राइसिंग कम करो, ऑफर्स वगैरह बढ़ा दो। तीसरी चीज, आफ्टर सर्विस, अगर उसकी पढ़ाई हो गई तो टाइम टेबल वगैरह बना के दो, तो आफ्टर सर्विसेज उसको दो। तो इस तरीके से कंपटीशन में जिंदा रहा जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव राइवलरी का एग्जांपल होगा। इसके अंदर 5 टाइप। बैलेंस बिटवीन कॉम्पिटिटर, बैलेंस दिख रहा है तुमको? अगर कॉम्पिटिटर्स के बीच में बैलेंस रहा तो कंपटीशन बहुत स्टिफ होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है कंपटीशन। क्यों? वो भी डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय करना चाहता है, मैं भी डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय करना चाहता हूं। अब हम दोनों के बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस रहेगा। पर अगर उसका शेयर सिर्फ 10% है, वो 10 बच्चों को पढ़ाता है और मैं 100 बच्चों को पढ़ाता हूं, कोई कंपटीशन है क्या हमें खास? नहीं, वो वैसे भी दबा हुआ प्लेयर है। दैट मीन्स अगर कंपटीशन बैलेंस्ड रहा तो भाई बहुत खतरनाक बात है, खतरनाक कंपटीशन आगे होने वाला है। और अगर मैं छोटा हूं, वो बहुत ही ह्यूज है मुझसे, तो फिर कोई कंपटीशन की बात ही नहीं है। तो उसके एंगल से उसको कोई खतरा नहीं है मुझसे, और अगर मैं बहुत स्ट्रांग हूं तो मेरे एंगल से मुझको उससे कोई खतरा नहीं है। पर हम दोनों इक्वली अगर स्ट्रांग रहे तो बहुत ज्यादा थ्रेट होने वाला है, कंपटीशन बहुत इंटेंस होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तलवार नहीं, एक मैन में 2 ही तलवार रह सकती, एक मैन में एक ही तलवार रह सकती है, एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है। अब हम दोनों डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। डोमिनेट कैसे होगा? बच्चे ज्यादा खींचने रहेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन भयंकर इंटेंस हो जाएगा। अभी तुम देखो आजकल नीचे प्रेस्टीज के नीचे जाओगे तो तुमको काफी सारी फोटोज दिखेगी, हाँ, गॉड ऑफ अकाउंट्स वगैरह की नहीं। प्रेस्टीज के नीचे जाओ और सामने देखना, वहां पे तुम्हें क्लासेस में एक हीरोइन की एड दिखेगी। हीरोइन है वो, मालूम है तुमको? हाँ। अब कंपटीशन देखो किस लेवल पे चला गया। हाँ और फोटो अलग अलग डाले जा रहे हैं उसकी कंटिन्यूसली। इंसान देखता ही है कम से कम 2 मिनट के लिए, लड़का तो रुक के देखता ही, हाँ ये भी क्लास में आएगी क्या, या तो ये स्टूडेंट रही तो भी चलेगा, टीचर रही तो भी चलेगा, ठीक है। तो वो बहाने वो देख लेते हैं। अभी प्राइस कम करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सम पीपल आर ऑफरिंग द एंटायर ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट। अब फ्री से सस्ता क्या, रिफंड तो देंगे नहीं, मतलब तू मेरे यहां पढ़ और मैं तेरे को पैसे देता हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में जा रहे हैं, जो हीरोइन पढ़ भी नहीं रही है उसकी फोटो लगा रहे हैं वहां पे। देखा ना तूने अनिकेत, अथर्व, तुमने देखा, तुमने देखा, तुमने देखा? हाँ, मयूर ऐसे पूछना भी क्या, तुम तीनों में से किसी ने देखा? तुम काय को देखो? शी वॉज, एक्चुअली शी वॉज। तो बैलेंस अगर रहा तो कंपटीशन इंटेंस रहेगा, और बैलेंस नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। द एक्सटेंट टू विच द कॉम्पिटिटर आर इन बैलेंस, where the competitors are roughly equal in size, there is a danger of intense order to gain the dominance। यानी कि अगर बैलेंस रहा, दोनों लगभग इक्वल रहे, भयंकर कंपटीशन होने वाला है, तैयारी में रहो। Conversely, less competitive market tend to those with dominant organization within them and the similar players have accommodated themselves in the situation। यानी कि अगर इस तरीके का बैलेंस नहीं है तो एक तरफा मार्केट रहता है, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट डीटी का इंटर का सारा क्राउड 90% क्राउड अक्यूमुलेशन वी स्मार्ट के अंदर है। तो ये कोई कंपटीशन ही नहीं है, यहाँ पे हम और वो मिलके एक दूसरे से कॉम्पीट करने ही नहीं वाले प्राइस को लेकर। अगर मान लो सामने वाली क्लास में भी 400 बच्चे, हमारे पास भी 400 बच्चे, फिर खतरनाक होता। अगर 1000 रुपए की फीस के पीछे फिर झगड़े होते। समझ में आया? बैलेंस हुआ, कंपटीशन इंटेंस हो जाएगा। लेवल ऑफ इंडस्ट्री डिमांड, ये तुम पढ़ लेना। लेवल ऑफ इंडस्ट्री डिमांड में बता देता हूं। लेवल ऑफ इंडस्ट्री डिमांड अगर बढ़ रहा है, डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है,
तो कंपटीशन कम हो जाता है। कैसे? डिमांड इतना बढ़ रहा है कि सबके लिए मार्केट अवेलेबल है। अरे मैं 1 लाख यूनिट बना सकता हूं, सामने वाला 1 लाख यूनिट बना सकता है, मार्केट में डिमांड ही 5 लाख की है, तो काय का कंपटीशन? खत्म। अगर लेवल ऑफ इंडस्ट्री डिमांड हाई है तो कंपटीशन नहीं होगा, तो मेरे को थ्रेट भी नहीं है, मेरे को डर भी नहीं है सामने वाले से। और अगर लेवल ऑफ इंडस्ट्री डिमांड कम है, डिमांड ही कम है, तो गिने चुने लोगों के साथ मेरे को डील करना पड़ेगा। इन दैट केस कंपटीशन विल बी इंटेंस। पढ़ो, growing demand from new customer or additional purchase by existing customer tend to moderate the competition, यानी कि बैलेंस हो जाएगा competition by providing greater scope for companies to compete with customer. Growing demand tend to reduce rivalry. demand बढ़ती है ना commodity की, rivalry कम होती है। For example, हमारी क्लासरूम की कैपेसिटी 400, सामने वाले की 400 और आने वाले लोग हैं 1200, क्या कंपटीशन है? हमारे 400 हम वैसे भी फुल कर देंगे, उसके 400 है वो भी फुल कर देगा, बाकी के 400 भटकते रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है। यानी कि अगर नया मार्केट आ गया, अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो तुम्हें कोई थ्रेट नहीं है, समझ रहे? लेकिन इंडस्ट्री सैचुरेशन पे पहुंच गई तो, लिमिटेड कस्टमर रहे तो फिर कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। नेक्स्ट है हाई फिक्स कॉस्ट। अगर एक कंपनी की, मयूरेश मेरे को एक बात बता, तू एक क्लास चलाता है, ठीक है, उस क्लास के अंदर ना फिक्स्ड कॉस्ट ही 1 लाख रुपए, सामने वाला भी बंदा एक क्लास चलाता है, उसकी भी फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए। तेरा इंटेंशन ये तो रहेगा ना, मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट तो निकाल लूं मैं मेरी, चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी रेट में लोगों को लेकर आऊं। अगर तेरी फिक्स कॉस्ट और बढ़ जाएगी तो तू मुझको बता, क्या तू ज्यादा कॉम्पीट करेगा सामने वाले से या कम करेगा? सिंपल सा एग्जांपल दिया तुम सबको मैंने दिया, तुम्हें एक फिक्स कॉस्ट लगती है 10 लाख रुपए महीने की, सडनली फिक्स कॉस्ट बढ़ने वाली है, 20 लाख तक पहुंचने वाली है। मार्केट में कस्टमर लिमिटेड है, स्टूडेंट्स लिमिटेड है, मुझको बताओ तुम कंपटीशन ज्यादा करोगे या कम करोगे? क्या बावले हो रहे, ज्यादा करोगे कंपटीशन। भाई 20 लाख कैसे तो भी निकालने हैं, अभी तो हर मतलब जिसको एबीसीडी नहीं आती उसको भी बोलेंगे चला सीएमए कर, बिठा के कुछ भी करके अपने को कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी। सामने की क्लास में स्टूडेंट उठ के जा रहा है, कुछ तो भी ऑफर देके उसको खींच के लाना पड़ेगा अपने पास। यानी कि अगर फिक्स कॉस्ट तेरी बढ़ रही है तो तेरे को तेरी फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए बहुत ज्यादा यूनिट सेल करने पड़ेंगे, और ज्यादा यूनिट सेल करने के लिए तेरे को बहुत ज्यादा डीप कॉम्पिटिशन में उतरना पड़ेगा। समझ में आया? पूजा कम कैसे बोला? अब समझा मैंने क्या बोला? फिक्स कॉस्ट तुम्हारी बढ़ती गई, ऑफर, हां ऑफर दिली तर लॉस मध्ये जाणार, पण ऑफर दिले नाही तर समोरची क्लास तो मुलगा घेऊन जाणार, सामने वाला इंसान वो क्लास वाला लेकर चले जाएगा वो कस्टमर को। अरे समथिंग इज बेटर देन जीरो, मेरे पास नहीं आया तो मेरे पास तो जीरो पैसा आने वाला है, सामने चला गया तो जीरो आएगा, मेरे पास आया कुछ आया तो वही सही ना। तो मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ता जाएगा तो मेरे को टेंशन बढ़ता जाता है। जिसका फिक्स कॉस्ट बढ़ता है ना, कभी भी तुमने देखा होगा, उसको ज्यादा यूनिट सेल करने पड़ते हैं ब्रेक इवन पे आने के लिए। मालूम है ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन द फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। हाँ वो पीवी रेशियो से डायरेक्ट अमाउंट में आ जाता है, यूनिट का बता रहा था मैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे तुम्हें पता चल जाएगा नंबर ऑफ यूनिट कितने सेल करने चाहिए, यानी कि कॉस्ट ज्यादा, फिक्स कॉस्ट ज्यादा, ज्यादा सेल करना पड़ेगा, और ज्यादा सेल के लिए तेरे को ज्यादा कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। तो दो चीजें अपन ने कौन कौन सी पढ़ी? 3 चीजें। बैलेंस अगर रहा तो क्या होगा? कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। इंडस्ट्री डिमांड बढ़ रही है तो कम रहेगा कंपटीशन। फिक्स कॉस्ट ज्यादा रही तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा। अच्छा सुनो ना, इसने क्या किया, 600 लोगों का एक और हॉल ले लिया, इसने एक एडिशनल कैपेसिटी ले ली, इसके पास अभी 400 बच्चे हैं, इसने प्लस 600 की कैपेसिटी के ले ली। मुझको बताओ, समझो अथर्व सामने वाली क्लास में पढ़ाता है, 400 बच्चे वो पढ़ाता है, 400 ये भी पढ़ाता है, इसने 600 स्टूडेंट की और कैपेसिटी का क्लासरूम खरीद लिया। मुझको बता अथर्व, तुझको क्या लगता है मयूरेश ज्यादा कंपटीशन में उतरेगा या कम कंपटीशन करेगा? सिचुएशन फिर से समझो, सिचुएशन समझो, मार्केट में स्टूडेंट पता नहीं कितने हो सकते हैं, 400 स्टूडेंट मेरे पास भी है, मेरा क्लासरूम खचाखच भरेला है। चाहे तो मैं 10 स्टूडेंट के लिए एडिशनल ले सकता था, 20 के लिए ले सकता, 30 के लिए ले सकता, मैंने एडिशनल 600 लोगों के लिए इतना बड़ा क्लासरूम ले लिया। अथर्व भी सामने 400 लोगों को पढ़ाता है। बात यहां तक क्लियर हुई? मयूरेश ने तुरंत 600 लोगों का एक क्लासरूम खरीद लिया, ये 400 का तो चल ही रहा है, प्लस 600 का खरीद लिया।
मुझको बता अथर्व, तू क्या समझेगा इससे? कंपटीशन तगड़ा होने वाला है या कंपटीशन माइल्ड होने वाला है? रेंट पे लिया, परचेस पे लिया, परचेस भी करता है ना बंदा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाती है उसकी, चलो रेंट पे लिया। नहीं, मेरे को बता, अथर्व कॉम्पिटिटर है, देखो क्या लगता है कंपटीशन तगड़ा होने वाला है या क्या? क्यों तगड़ा होने वाला है? अब ये 600 लोगों की कैपेसिटी को भरने के लिए मेरे स्टूडेंट्स को तोड़ेगा। तो अगर मेरे राइवल ने एडिशनल कैपेसिटी ले ली, मेरे राइवल ने एक नया प्लांट डाल दिया, इसका मतलब सीधी बात है साला मास प्रोडक्शन करने वाला है, मास प्रोडक्शन चीपर कॉस्ट में सेल करेगा, मेरे को थ्रेट है। तो एडिशनल कैपेसिटी यानी कि थ्रेट है भाई। If additional capacity is very large, the competitor who bring in such additional capacity is likely to increase competition. ये competition बढ़ाएगा, ये 600 लोगों को भरने के लिए किसी हद तक जाएगा, ठीक है। बाहर लोगों के, तुम्हें मालूम है आजकल यूपीएससी एमपीएससी वाले ऐड कैसे करते हैं? एक आदमी लेते हैं, उसके पीछे ना एक बोर्ड टांग देते हैं, बेचारा चलते हुए जाता है, देखा? ये हर हद तक जाता है इंसान। एंड लास्ट इज नहीं, सेकंड लास्ट इज डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन यानी कि अलग प्रोडक्ट बेचो, थोड़ा सा राइवल है ना, तुम सेम प्रोडक्ट बेच रहे थे ना, अभी कंपटीशन बढ़ाने के लिए काम करो, अलग प्रोडक्ट बेच दो। कैसे? अभी हम तुमको बोलेंगे कि क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज का भी फ्री, तो पढ़ाने के साथ साथ कुछ एडिशनल दे देना, कुछ प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन ले आना। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से कंपटीशन माइल्ड होता है या बढ़ता है? इनफैक्ट कंपटीशन एक तरफा हो जाता है। सेम चीज हम दोनों दे रहे थे, प्राइस वॉर, प्राइस कितना कम करेंगे, उससे बेटर मैं कुछ एडिशनल सर्विस दे दूं, मार्केट और खिंचाया जाता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से कंपटीशन बढ़ता है। The level of differentiation plays an important role in a commodity market where the product or the service are undifferentiated. There is a little scope of customer switching between competitor. अभी मान लो एक बंदा बीच में खड़ा हुआ है, सामने की क्लास में जाना है, इधर की क्लास में जाना है, हम दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है और उसने सुन के आया कि XYZ क्लास में जाना है, तुम बताओ मेरे पास आएगा क्या? हम दोनों बिल्कुल सेम पढ़ाते हैं, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, पर उसके दोस्त ने सजेस्ट किया XYZ क्लास, उसने बोला दोनों सेम है पर XYZ का मैंने नाम सुना है, अच्छा लग रहा है हमको, बस XYZ में जाओगे। और वही मैंने बोल दिया प्रोडक्ट सेम, और मैंने बोला कि मैं टेस्ट सीरीज भी देने वाला हूं और काउंसलिंग भी देने वाला हूं। अब इसका मतलब है अगर प्रोडक्ट अनडिफरेंशिएटेड है, सेम है, तो कस्टमर दूसरी जगह नहीं जाता, जिधर उसको जाना है वहीं जाता है। और अगर मैंने थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन कर दिया, ये क्यों बता रहे हैं? ये बता रहे हैं अगर तेरे को क्राउड खींचना है ना, डिफरेंशिएशन कर, प्राइस वॉर में कब तक रहेगा? प्राइस कम कर करके इतना करेगा। एंड लास्ट इज एग्जिट बैरियर। एग्जिट बैरियर मतलब कॉम्पिटिटर कई बार एग्जिट नहीं करता मार्केट से। अथर्व क्लास नहीं छोड़ पा रहा है, क्यों? उसकी इमोशनल अटैचमेंट्स है वहां पे, हर बैच में कुछ ना कुछ उसका इमोशनल अटैचमेंट होता था वहां पे, मतलब क्लास के रैंकर्स आते थे वगैरह वगैरह की बात कर रहा हूँ, उसके पापा ने वो क्लास चालू करी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजों से एग्जिट बैरियर, उसको उसके नाम रेपुटेशन की परवाह, ये रीजन से एग्जिट बैरियर बहुत ज्यादा। एग्जिट बैरियर यानी कि एग्जिट नहीं कर पा रहा हूं, ये देखो एग्जिट बैरियर यहाँ पे, ये वहां पे वो एंट्री बैरियर दिख रहा है, ऊपर एंट्री लिखा है, पर तुम उसको एग्जिट कर लेना कि तुमको बाहर जाना नहीं मिल रहा, कोई भी रीजन है, तुम्हारे क्रेडिटर तुमको जाने नहीं दे रहे, बोल रहे तुम चला जाओगे तो हमारी कंपनी कौन चलाएगा, तुम्हारे ऊपर तो हम डिपेंडेंट है, तुम्हारे इंप्लॉइज भी जाने नहीं दे रहे, बोल रहे मालक साहब सेठ तुम चले गए छोड़ के हमको तो क्या होगा, हमारे बच्चे हैं, 3-4 बीवियां हैं, क्या होगा उनका हाल। तो ये सारी चीजों के कारण तुम इमोशनल अटैचमेंट के कारण एग्जिट बैरियर लेकर आते हो, और अथर्व एग्जिट बैरियर के कारण बाहर नहीं जा पा रहा, ये रीजन से मयूरेश को अभी भी कंपटीशन का सामना सहन करना पड़ रहा है। समझ में आया? तो ये 6 फैक्टर्स के कारण कॉम्पिटिटिव राइवलरी बहुत हाई रहती है। तुम पैकअप करो, मैं रिवाइज करवा देता हूं। अगर बोलते जाओ, तुम अपना पैकअप करते रहो, तुम्हें क्या जरूरत, तुम्हारा थोड़ी जीएसटी है, मत करो तुम पैकअप। अगर सुनते जाना, अगर कंपटीशन बैलेंस है, कंपटीशन बैलेंस है तो राइवलरी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि किसी को तो एक डोमिनेंट पोजीशन चाहिए इंटेंस कंपटीशन में। अगर लेवल ऑफ इंडस्ट्री डिमांड गिर रहा है तो डिमांड इज डिक्रीजिंग, इंडस्ट्री डिमांड इज डिक्रीजिंग, कंपटीशन बढ़ेगा।
क्योंकि अब लिमिटेड लोगों के अंदर मेरे को दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अगर इंडस्ट्री डिमांड बढ़ गई तो कंपटीशन कम होगा, राइवलरी कम होगी। फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई तो कंपटीशन बढ़ेगा। एडिशनल कैपेसिटी ले ली तो एडिशनल कैपेसिटी ले ली तो कंपटीशन बढ़ेगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने से कंपटीशन बढ़ेगा। और लास्ट कौन सा था? एग्जिट बैरियर। अगर एग्जिट बैरियर है, बंदा चाहकर भी बाहर नहीं जा पा रहा, तो वो यहां पर तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा कंपटीशन तो देगा ही। ठीक है, कल इतना लिख के आना, एक बार फॉर्मल वे में रीड कर लेंगे। आई गेस कल मैं तुमको इट विल टेक हाफ एन आवर फॉर मी टू कंप्लीट, और कल नोट्स भरेंगे, मतलब नोट्स फिल करेंगे, कल लिखना चालू करेंगे। ठीक है, मैं दे दूंगा नोट्स कल। चलो, थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।